आईएएस, पीसीएस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर राधा रमण क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सबको अपने संपर्क क्लास में मैं बताया था कि आईएएस, पीसीएस या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जो संचालित होती हैं उनमें एक प्रश्न पत्र समान अध्ययन का होता है। समान अध्ययन का प्रश्न पत्र विभिन्न विषयों के आधार पर तैयार किया जाता है। इन विषयों में एक महत्वपूर्ण विषय इतिहास होता है। प्रिय छात्रों, आईएएस, पीसीएस या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट, पेट, पुलिस, दरोगा इत्यादि ऐसी नहीं है जिनके समान अध्ययन के प्रश्न पत्र में इतिहास संबंधित प्रश्न न पूछे जाते हों। आज ही पेट की परीक्षा हुई, इसमें लगभग 10 प्रश्न इतिहास से पूछे गए थे। जैसे इच्छा दुख का कारण है, किस धर्म में कहा गया है? इसका सही उत्तर बौद्ध धर्म था। इसी तरह से मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या है? इसका सही उत्तर अर्जुमंद बानो बेगम था। इसी तरह से इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? इसका सही उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक है। इसी तरह से बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर लॉर्ड कर्जन है। इसी तरह से लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर श्याम जी कृष्ण वर्मा है। तो इस तरह से 10 प्रश्न जब पेट में पूछ सकता है तो आईएएस, पीसीएस, पुलिस, दरोगा, लोअर, वीडियो, यूडीए, तमाम जितनी टीजीटी, पीटी, टेट, सीटेट की परीक्षाएं होती हैं उन सभी में इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं प्रश्नों को दृष्टि में रखते हुए मैं इतिहास संबंधित सामग्री आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। प्रिय छात्रों, जैसा कि मैं संपर्क क्लास में आपको बतलाया था कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें इतिहास संबंधित प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, अर्थात समान अध्ययन से संबंधित इतिहास का पाठ्यक्रम क्या है। आपको पाठ्यक्रम का जो क्रम मैंने बताया था उसमें पहला क्रम प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का साधन था। प्रिय छात्रों, जो आपको संपर्क क्लास में पाठ्यक्रम बताया गया था उसी के अकॉर्डिंग इतिहास विषय की चर्चा हम लोग करेंगे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। प्रिय छात्रों, हम लोग अपनी चर्चा की शुरुआत इतिहास जानने के साधन, इतिहास जानने के स्रोत से करेंगे। लेकिन इतिहास जानने के साधन पर हम लोग चर्चा शुरू करें इससे पहले हम लोग जानें कि इतिहास शब्द का अर्थ क्या होता है, इतिहास कहते किसे हैं। प्रिय छात्रों, इतिहास शब्द इति और हास 2 शब्दों से मिलकर के बना है। इति का अर्थ होता है बीता हुआ, हास का अर्थ होता है कथा या कहानी या घटना। इस तरह से इतिहास का अर्थ होता है बीती हुई कथा, कहानी या घटना। इस अर्थ के आधार पर इतिहास शब्द को परिभाषित किया गया कि अतीत की घटनाओं के प्रमाणिक अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अर्थात जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जो घटनाएं बीत चुकी हैं, उन्हीं घटनाओं के जानने का जो कार्य किया जाता है, उन्हीं घटनाओं के बारे में जानने का जो प्रयास किया जाता है उसी को इतिहास के नाम से जाना जाता है। प्रिय छात्रों, इतिहास की एक अत्यंत सुंदर परिभाषा
महाभारत में दिया गया है। महाभारतकार ने लिखा है कि ऐसी प्राचीन रुचिकर कथा जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जानकारी मिलती है उसे इतिहास कहते हैं। यानी महाभारतकार द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जानकारी देने वाली प्राचीन रुचिकर कथा को इतिहास शब्द से अभिहित किया गया था। प्रिय छात्रों, ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्या हैं, इसकी जानकारी हमें प्राचीन ग्रंथों से मिलती है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य की नैतिक उन्नति एवं चरित्रगत विकास के लिए मनीषियों द्वारा, विद्वत लोगों द्वारा जो नियम प्रतिनियम बनाए गए उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ऐसे ही नियम हैं जिनके पालन से मनुष्य की नैतिक उन्नति होती है, मनुष्य का चरित्रगत विकास होता है। प्रिय छात्रों, पुरुषार्थ के अंतर्गत धर्म से अभिप्राय किसी अलौकिक शक्ति या देवी देवता से नहीं है, बल्कि पुरुषार्थ के अंतर्गत धर्म से अभिप्राय ऐसे नियमों से है जिनके पालन से मनुष्य की नैतिक उन्नति होती है, मनुष्य का चरित्रगत विकास होता है। ऐसे नियमों के रूप में सत्य बोलना, चोरी न करना, माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों का आदर करना इत्यादि का उल्लेख किया जाता है। आप सभी एक सामाजिक प्राणी हैं, आप सभी समाज में रहते हैं। आप खुद महसूस करें कि जिस किसी भी व्यक्ति में जो कोई भी व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है तो क्या समाज में उसका आदर होता है, समाज में उसका अनुकरण होता है। और जिस किसी भी व्यक्ति का समाज में आदर हो, सम्मान हो, अनुकरण हो, वही जो है नैतिक रूप से उन्नतशील माना जाता है। प्रिय छात्रों, दूसरा पुरुषार्थ अर्थ है, क्योंकि हमारे पूर्वजों का मानना था कि भूखे भजन न हो गोपाला, कि जब तक ये पेट अधम भरेगा नहीं तब तक जो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय रूपी नियमों का पालन नहीं होगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने अर्थ रूपी पुरुषार्थ को स्थापित किया। प्रिय छात्रों, अर्थ से अभिप्राय धनार्जन है, धन अर्जित करना, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान जीवन का अभिन्न अंग है और रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति अर्थ से होती है, धन से होती है। लेकिन उन्होंने अर्थ रूपी पुरुषार्थ को धर्म रूपी पुरुषार्थ से नियंत्रित कर दिया कि अर्थ तो जीवन में आवश्यक है, बिना अर्थ का रोटी कपड़ा मकान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन ईमानदारी से, मेहनत से, परिश्रम से यदि धन संग्रहित किया जाए तभी नैतिक उन्नति होगी, चरित्रगत विकास होगा। यदि गलत तरीके से, बेईमानी से, चोरी से धन एकत्रित किया गया तो नैतिक उन्नति नहीं हो सकती है, चरित्रगत विकास नहीं हो सकता है, बल्कि नैतिक पतन हो सकता है। आप उस देश के वासी हैं जिस देश में इस तरह से घोटाले पर घोटाले होते रहते हैं, लेकिन उनका हश्र क्या होता है आपके सामने है। आज नहीं तो कल वह जो है पकड़े जाते हैं, जेल में जाते हैं, सजा पाते हैं। तो ये क्या है? नैतिक पतन ही तो है। प्रिय छात्रों, तीसरा पुरुषार्थ काम है। काम का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मसंतुष्टि, इंद्रिय निग्रह। आत्मसंतुष्टि, इसका एक गौण अर्थ होता है सृष्टि का निर्माण। हमारे पूर्वजों ने ये महसूस किया कि जब रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो जाती है तो जीव का एक कर्तव्य आत्मसंतुष्टि भी होती है, और इसी आत्मसंतुष्टि के लिए काम रूपी पुरुषार्थ को स्थापित किया गया था। लेकिन इस काम रूपी पुरुषार्थ को भी धर्म रूपी पुरुषार्थ से नियंत्रित कर दिया गया और कहा गया कि आत्मसंतुष्टि तो जीव के लिए आवश्यक है, क्योंकि आत्मसंतुष्टि के बगैर जीव का धर्म रूपी नियमों का पालन नहीं हो सकता है। लेकिन वहीं तक जो विधि विधान के तहत अधिकार प्राप्त है,
यदि गलत तरीके से आत्मसंतुष्टि का प्रयास करेंगे तो फिर नैतिक उन्नति की जगह पर नैतिक पतन हो जाएगा। प्रिय छात्रों, चौथा पुरुषार्थ मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ होता है आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाना, अर्थात इस संसार में बार बार जन्म लेने से मुक्ति प्राप्त हो जाना। प्रिय छात्रों, इन 4 नियमों को स्थापित करते हुए हमारे पूर्वजों ने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति इस सांसारिकता में रह करके संभव नहीं है, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए तप की आवश्यकता है। तप का मतलब होता है आत्म संयम, भाव शुद्धि, इंद्रिय निग्रह, और ये संसार में रह करके, समाज में रह करके संभव नहीं है। इसके लिए संसार का त्याग करना होगा, जंगल में, अरण्य में जाना होगा और वहाँ पर आत्मशुद्धि, भाव शुद्धि, इंद्रिय निग्रह के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करना होगा। अब ये 4 नियम तो बन गए। अब 4 जब नियम बन गए तो समस्या खड़ी हो गई कि अगर सब लोग मोक्ष की ही प्राप्त कर लेंगे तो फिर धर्म, अर्थ, काम रूपी पुरुषार्थ का क्या होगा। इसलिए एक नियम बनाया गया कि जो लोग धर्म, अर्थ और काम रूपी पुरुषार्थ को पालन करेंगे उसके बाद ही वो मोक्ष के प्रयास करेंगे। इसलिए मोक्ष सभी के पालन योग्य नहीं है, और यही कारण है कि धर्म, अर्थ, काम को सम्मिलित रूप से त्रिवर्ग के नाम से जाना गया। प्रिय छात्रों, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि त्रिवर्ग में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो उसका सही उत्तर है मोक्ष को त्रिवर्ग में सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रिय छात्रों, कार्ल मार्क्स नामक विद्वान ने इतिहास शब्द को परिभाषित किया कि इतिहास वर्गों का संघर्ष है, अर्थात जो वर्गों के बीच संघर्ष हुआ उसी संघर्ष की ज्ञान को, उसी संघर्ष की जानकारी को इतिहास कहा गया। मार्क्स का मानना था कि प्राचीन काल में स्वामी और सेवक के बीच संघर्ष हुआ, मालिक और दास के बीच संघर्ष हुआ, आधुनिक काल में पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के बीच संघर्ष हुआ, और इसी संघर्षों की जो कहानी है, इन्हीं संघर्षों का जो कथा है वही इतिहास है। प्रिय छात्रों, जे.बी. ब्यूरी नामक विद्वान ने इतिहास शब्द को परिभाषित किया कि इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। जिस तरह से विज्ञान प्रमाण पर आधारित है, उसी तरह से इतिहास भी प्रमाण पर आधारित है। बिना प्रमाण का हम किसी भी घटना को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब तक किसी भी घटना का उचित प्रमाण न हो, साक्ष्य न हो, तब तक उसे हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए इतिहास विज्ञान के तरह है, उसे कम और ज़्यादा नहीं है। इस तरह से विभिन्न विद्वानों ने इतिहास शब्द को परिभाषित करते हुए बतलाया कि इतिहास एक ऐसी विधा है जो अतीत की घटनाओं को उद्घाटित करती है, वर्तमान को संवारती है और भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है। वह इतिहास है। क्योंकि जब हम अपने पूर्वजों की घटनाओं को जानते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि किन किन कारणों से हमारे पूर्वजों का पतन हुआ। उन कारणों को जब दूर करने का प्रयास करते हैं तो हमारा वर्तमान संवरने लगता है, और जिसका वर्तमान संवरता है उसका भविष्य भी जो है अच्छा होता है। प्रिय छात्रों, भारत में अतीत की घटनाओं के प्रामाणिक अध्ययन का सुव्यवस्थित और सुसंगठित प्रारंभ 1861 से माना जाता है, क्योंकि इसी वर्ष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, सांस्कृतिक विभाग के अधीन कार्य करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना का मूल उद्देश्य इतिहास संबंधी सामग्रियों की खोजबीन करना था। प्रिय छात्रों, इतिहास संबंधी सामग्रियां क्या होती हैं? जैसे अभिलेख हैं, विभिन्न पांडुलिपियां हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, मूर्तियां हैं, विभिन्न धातुओं से बने हुए अस्त्र शस्त्र हैं। यही इतिहास की सामग्रियां हैं, और इन्हीं सामग्रियों के आधार पर हम अपने अतीत के बारे में जानते हैं, अपने अतीत का अध्ययन करते हैं।
इन्हीं सामग्रियों को एकत्रित करने के उद्देश्य से 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को स्थापित किया गया था। प्रिय छात्रों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का प्रथम निदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम को नियुक्त किया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का प्रथम निदेशक नियुक्त किया गया। इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पिता या जनक कह करके संबोधित किया गया है। प्रिय छात्रों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा अपना पहला संग्रहालय हम्पी में स्थापित किया गया था। प्रिय छात्रों, आपकी परीक्षाओं में संग्रहालय संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ है? इसका सही उत्तर है बम्बई। आपसे प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? इसका सही उत्तर है दिल्ली। आपसे पूछता है कि भारतीय इंडियन म्यूजियम कहाँ पर है? इसका सही उत्तर है कलकत्ता। आपसे पूछता है सलार जंग म्यूजियम कहाँ पर है? इसका सही उत्तर होता है हैदराबाद। आपसे पूछता है कि खुदा बख्श ओरिएंटल प्राइवेट लाइब्रेरी कहाँ पर है? इसका सही उत्तर है पटना। तो इस तरह के संग्रहालय से भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। उसी तरह से पूछ सकता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अपना पहला संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया था? इसका सही उत्तर है हम्पी। हम्पी वर्तमान समय में कर्नाटक प्रांत में स्थित है। प्रिय छात्रों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इतिहास संबंधित जो सामग्रियां खोजी गई थी, उन सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए 1904 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थापित किया गया था। उस समय इसका कार्य मुख्यालय कलकत्ता में था। वर्तमान समय में भारतीय पुरातत्व विभाग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। जिस समय भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थापित किया गया, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। प्रिय छात्रों, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। अभी पेट की परीक्षा हुई, उसमें पूछा था कि बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर अभी आपको वीडियो के प्रारंभ में मैं बता के आया हूँ। उसी तरह से पूछ सकता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। इसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपका सही उत्तर होता है लॉर्ड कैनिंग था। प्रिय छात्रों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा जो इतिहास संबंधी सामग्रियां खोजी गई थी, उन सामग्रियों के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया था। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल को परिभाषित किया गया कि जिस काल में न तो लेखन कला का विकास हुआ था और न ही मानव जीवन सभ्य हुआ था, उसी को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अर्थात जिस काल के लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, सभ्यता सूचक तत्वों की पहचान नहीं थी, उन्हीं के द्वारा शासित काल को प्रागैतिहासिक काल कहा गया था। प्रिय छात्रों, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल, सैंधव पूर्व की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों जैसे मालवा में विकसित कायथा संस्कृति, राजस्थान में विकसित आहार संस्कृति, गणेश्वर संस्कृति, गिलंडू संस्कृति, सोथी संस्कृति, महाराष्ट्र में विकसित इनाम गांव संस्कृति, नेवासा संस्कृति, दायमाबाद संस्कृति का उल्लेख किया जाता है। ये कायथा संस्कृत, आहार संस्कृत, सोथी संस्कृत, गिलंड संस्कृत, इनाम गांव संस्कृत, नेवासा संस्कृत, दायमाबाद संस्कृति को सैंधव पूर्व की ताम्र पाषाणिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। प्रिय छात्रों, आदि ऐतिहासिक काल को परिभाषित किया गया कि आदि ऐतिहासिक काल वह काल है जिस काल के लोगों को
लिखना पढ़ना तो आ गया था, पर उनकी लिपि इतनी कठिन है, उनके शब्द इतने दुरूह हैं, कठिन हैं कि आज तक उनकी सही सही व्याख्या नहीं हो पाई। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता को सम्मिलित किया गया है। ये भारत की दो सभ्यताएं आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। तीसरा काल ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का समय 600 ईसा पूर्व से लेकर आज तक के समय को ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया। तो इस तरह से प्राप्त सामग्रियों के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया। प्रिय छात्रों, आपकी परीक्षा में बार बार प्रश्न उठता है, कायथा संस्कृत का विकास कहाँ हुआ था, आहार संस्कृत का विकास कहाँ हुआ था, दायमाबाद संस्कृत का विकास कहाँ हुआ था। तो इस तरह से प्राप्त सामग्रियों के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया। प्रिय छात्रों, भारतीय इतिहास को जानने के 3 साधन बताए गए हैं। भारतीय इतिहास को जानने के 3 साधन हैं। पहला साहित्यिक साधन, दूसरा विदेशी विद्वानों का वर्णन और तीसरा पुरातात्विक साधन। इन तीनों साधनों से संबंधित अगर आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखें तो बहुत सारे प्रश्न उठाए गए हैं। प्रिय छात्रों, इन तीनों साधनों से संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग अपनी चर्चा की शुरुआत साहित्यिक साधन से करते हैं। प्रिय छात्रों, भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाला जो साहित्यिक साधन है उसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। प्रिय छात्रों, धार्मिक साहित्य को परिभाषित किया गया कि धार्मिक साहित्य वह साहित्य है जो किसी धर्म विशेष के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराता है। अर्थात जिन ग्रंथों से हमें किसी धर्म विशेष के देवी देवता के बारे में, किसी धर्म विशेष के प्रवर्तक के बारे में, किसी धर्म विशेष के नियमों प्रतिनियमों के बारे में, किसी धर्म विशेष के प्रचार प्रसार के बारे में जानकारी मिलती है, उसी को धार्मिक साहित्य कहा जाता है। प्रिय छात्रों, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य का उल्लेख किया जाता है। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत क्या आता है, बौद्ध जैन साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ हैं, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ हैं, इन पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। प्रिय छात्रों, ब्राह्मण साहित्य अर्थात जो साहित्य ब्राह्मण देवी देवताओं के बारे में, ब्राह्मण धर्म के सिद्धांतों के बारे में बतलाते हैं, उन्हीं को ब्राह्मण साहित्य कहा गया है। ब्राह्मण साहित्य को वैदिक साहित्य और वैदिकेतर साहित्य 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रिय छात्रों, वैदिक साहित्य शब्द को परिभाषित किया गया कि जो साहित्य वेद और उससे संबंधित है उसे वैदिक साहित्य कहते हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ और उपनिषदों को सम्मिलित किया गया है। प्रिय छात्रों, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ही सम्मिलित रूप से वैदिक साहित्य कहलाते हैं। इनसे भी संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वैदिक साहित्य में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो सिर्फ आपको रटना क्या है कि वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ और उपनिषद को ही सम्मिलित रूप से वैदिक साहित्य के नाम से जाना जाता है। प्रिय छात्रों, वैदिक साहित्य में वेद का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वेद किसे कहते हैं, वेद क्या है, वेद को किन किन नामों से जाना जाता है, वेद कितने हैं, इन सब की चर्चा हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। प्रिय छात्रों, इतिहास संबंधित सामग्रियों का जो वीडियो आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास किया था, जो वादा किया था, पहली वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आपको अच्छा लगे तो कम से कम इस वीडियो को लाइक कर लेना, इसको शेयर कर देना। अगर आपको इस तरह की सामग्रियों की आवश्यकता हो तो आप राधा रमन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की जो भी सामग्री इस चैनल पर अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि जो सबसे पहले पाया वही सिकंदर होता है। बाद में जाने पर
फल मिलता है, लाभ मिलता है, लेकिन देर से मिलता है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर आप भी इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ना लगे कोई बात नहीं है। प्रिय छात्रों, एक चीज़ और आपको मैं बतला दूं कि इतिहास संबंधित जो वीडियो राधा रमन क्लासेस पर अपलोड होंगी वह अल्टरनेट होंगी, यानी एक दिन का बीच में गैप रहेगा, ताकि आप वीडियो को इत्मीनान से पढ़ सकें, इनकी बातों को समझ सकें। और कई बच्चे पूछे कि नोट कैसे बनाए जाए, तो नोट्स बनाने की क्या आवश्यकता है? ये सब कुछ तो आपके साथ नोट के रूप में जा रहा है। अगर आपकी मांग होगी, इस सारी वीडियो को मैं PDF के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। आप लोगों का सुझाव सर्वोपरि है। इस वीडियो के संबंध में, क्लास के संबंध में कमेंट में आप लोग अपना सुझाव अवश्य लिखें कि कैसा आपको लगा, क्या ये सामग्री लाभप्रद है। तो इसी तरह की सामग्री आप तक क्रमबद्ध पहुंचाने का प्रयास करूंगा, बीच में तोड़ तोड़ के नहीं, एकदम बिल्कुल क्रमबद्ध, क्योंकि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में क्रमबद्धता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो प्रिय छात्रों, आपको यह भी मैं बता दूं कि मैं इसी चैनल पर सीटेट, यूपी टेट की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी भाषा संबंधित सामग्री की भी वीडियो अपलोड करता हूं। एक दिन इतिहास का, एक दिन हिंदी भाषा का, एक दिन इतिहास का, एक दिन हिंदी भाषा की अल्टरनेट वीडियो लगातार चलती रहती हैं। तो जो कोई भी सीटेट, यूपी टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, वह भी जो है हिंदी भाषा संबंधित सामग्रियों को अध्ययन करें, उसका लाभ प्राप्त करें। सीटेट में, यूपी टेट में जो 6, 7, 8 की परीक्षा होती है, उसमें भी इतिहास संबंधित प्रश्न GS में पूछे जाते हैं, वह भी आपके काम आएंगे। प्रिय छात्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को धन्यवाद, शुभकामना। जहां रहें मेहनत करें, परिश्रम करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही मेरी कामना है, यही मेरा संदेश है। धन्यवाद।